हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेसन 7 रीड करेंगे। तो लेसन 7 है भारत मानव संसाधन। जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे साधन कहते हैं। जैसे पढ़ने लिखने के लिए हम किताब, कापी, पेन आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये सब पढ़ने के साधन हैं। इन्हें हम शैक्षिक साधन कहते हैं। मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, तो आइए जानें। किसी भी देश का विकास वहाँ पर रहने वाले कर्मठ, योग्य एवं कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। जब किसी देश में पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक एवं तकनीक प्रशिक्षित लोग होते हैं तो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। यदि विकास की तुलना में अन्य संसाधनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक बढ़ती जाती है तो देश समृद्ध नहीं हो सकता एवं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। यदि वहाँ के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वे उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिकूल जनसंख्या की स्थिति क्या होगी? यानी कि प्रतिकूल जनसंख्या की स्थिति वो होगी जब जनसंख्या जो है अधिक होगी और जो साधन हैं वो कम होंगे, तब जो है वो प्रतिकूल जनसंख्या की स्थिति होगी कि जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है अवसर कम होंगे, प्रत्येक जो चीज़ है वो कम होगी और जनसंख्या जो है वो ज़्यादा होगी। अगर किसी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से अधिक होगी तो वहाँ के विकास में बाधक होगी। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति तथा चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार होना रहा, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी होने के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर पर नियंत्रण के लिए सरकार ने परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों में निवास करती है। शेष जनसंख्या 22 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। मानव संसाधनों के संगठन। मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, जनघनत्व, जीवन स्तर आदि। तो पहला यहाँ पर लिंग अनुपात। इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है। इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए किसी देश का लिंग अनुपात 1000 है तो इसका अर्थ हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बराबर है। यदि लिंग अनुपात 1100 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में 1000 पुरुषों पर 100 स्त्रियों की संख्या अधिक है। यदि लिंग अनुपात 1000 से कम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। मानचित्र संख्या 7.1 को देखकर बताइए कि किस राज्य का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से अधिक है और किस राज्य का कम है। भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य क्रमशः हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, जबकि न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम हैं। भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण भारत में बालकों के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। कभी कभी गर्भ में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है। इसे बालिका भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है।
जिसका लिंग अनुपात कितना है 912। तो भारत में जो है स्त्री पुरुष अनुपात यहाँ पर दिखाया गया है, तो स्त्री पुरुष राष्ट्रीय अनुपात, तो यहाँ पर जो है 943 स्त्रियाँ जो हैं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियाँ कितनी हैं 943। खुशबू आज एक जानी मानी डॉक्टर है, उसके माता पिता को उस पर बेहद गर्व है, लेकिन खुशबू के बचपन की परिस्थितियां आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान है। उससे पूर्व उनकी पहली संतान भी लड़की ही थी और इस बार खुशबू के माता पिता एक लड़का चाहते थे। अतः उसके पिता इस दूसरी संतान अर्थात खुशबू की गर्भ में ही भ्रूण हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन खुशबू की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज खुशबू के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उन्होंने भ्रूण हत्या जैसा अमानवीय अपराध किया होता तो उन्हें खुशबू जैसी बेटी कभी नहीं मिलती। सोचिए और चर्चा कीजिए कि क्या इस प्रकार बालिकाओं के प्रति व्यवहार उचित है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। आपके अकॉर्डिंग क्यों गलत है आप बताएंगे। यदि स्त्रियां तथा लड़कियों की संख्या कम हो जाए तब हमारे समाज का क्या होगा। तो आप जो है सोचकर बताएंगे कि क्या होगा यदि हमारे समाज में स्त्रियां और लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाए। दूसरा यहाँ पर है साक्षरता स्तर। मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है, उन्हें रोजगार मिलता है तथा गरीबी एवं अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर करने के प्रयास जारी हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का केवल 6वां भाग ही साक्षर था। वर्ष 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर है, जबकि उत्तर प्रदेश की 67.7% जनसंख्या ही साक्षर है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य क्रमशः केरल, मिजोरम, गोवा हैं, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य क्रमशः बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान हैं। जहाँ तक सर्वाधिक पुरुष एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों का प्रश्न है, केरल दोनों में ही प्रथम स्थान पर है। भारत में स्त्रियों की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है। आज भी बहुत से स्थानों पर बालिकाओं को विद्यालय भेजने में भेदभाव किया जाता है। माना जाता है कि लड़कियों को बालिकाओं को नहीं ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, इसलिए सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सामान्यतः देखा गया है कि बहुत से विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण बालिकाओं को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गई है, ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अभिभावक रोके नहीं। नेक्स्ट जो घटक है वो है आयु संरचना। हमारे घरों में कुछ कम आयु के बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम आयु के युवा तथा कुछ अधिक आयु के वृद्ध होते हैं। उसी प्रकार देश में रहने वाले लोगों की आयु में विभिन्नता होती है। किसी देश में विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए योजनाएं बनाने में जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण बहुत सहायक होता है। सरकार को जनसंख्या के युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलानी पड़ती हैं, जैसे कि भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करना आदि। तो यहाँ देख सकते हैं आयु समूह वर्ष में है 5 से 9 साल के बालक, जनसंख्या 2011 में परसेंट में 9.3। उसके बाद 10 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो हैं 10.5%। उसके बाद 15 से 59 साल तक के 60.3। उसके बाद है 60 से अधिक है 11.0। तो यहाँ पर जो है इतने परसेंट लोग हैं विभिन्न आयु समूह के। तो यहाँ देख सकते हैं ये है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो यहाँ पर जो है सारे जो स्टेट हैं इसमें प्रतिशत दिए गए हैं कि इस राज्य में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, यानी कि शिक्षित हैं। तमिलनाडु में 80.1, आंध्र प्रदेश में 67.4, कर्नाटक में 75.4। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 67.7, मध्य प्रदेश में 69.3, राजस्थान में 66.1। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सभी राज्यों में साक्षर प्रतिशतता को दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है भारत में जनसंख्या वितरण। भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। यहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी के छत्तों की तरह समूहीकृत यानी कि पास पास है, बहुत पास में है, जबकि कुछ भागों में अति विरल यानी कि दूर दूर है। गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ की भूमि समतल और उपजाऊ है। अनुकूल जलवायु होने के कारण
कृषि भी अच्छी होती है। यातायात की सुविधाएं एवं बड़े बड़े उद्योगों में रोजगार पाने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या ही उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। सोचिए और लिखिए कि महानगरों की जनसंख्या अधिक क्यों है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है प्रत्येक राज्य का यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे। जनसंख्या का स्थानांतरण। आपने कभी सोचा है कि गांव और नगर में क्या अंतर है? गांव के लोगों की मुख्य जीविका कृषि, पशुपालन तथा बागवानी है, जबकि नगर के लोग विभिन्न सेवाओं, उद्योग, परिवहन में लगे होते हैं। भारत गांव का देश है। गांव के विकास से ही देश की उन्नति होगी। जब गांव में भौतिक सुविधाओं, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजी रोटी की परेशानी होती है तो गांव के लोग नगर की तरफ जाने लगते हैं। गांव से नगरों की ओर, नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 27.8 था। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 31.2% हो गया है। भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है, फलस्वरूप नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण नगरों की ओर होने से नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हो रही है। किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के अन्यत्र चले जाने को जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में भी बड़ी संख्या में गए हैं। अब आप पता कीजिए कि आपके कौन कौन से सगे संबंधी व आस पड़ोस के लोग विभिन्न देशों और राज्यों में रोजगार प्राप्त करने के लिए गए हैं। अब यहाँ पर है जनसंख्या वृद्धि। भारत की जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता इसकी तीव्र वृद्धि रही है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्रफल में 16.7% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। भारत में प्रति वर्ष औसतन 1.64% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। सोचिए अगर भारत की जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती गई तो आने वाले समय में क्या होगा। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं अशिक्षा, उष्ण जलवायु, परंपरागत विचार यानी कि पुरानी विचारधाराएं, मृत्यु दर में कमी यानी कि जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु कम होना और जन्म ज़्यादा होना, अन्य देशों से स्थानांतरण यानी कि लोगों का दूसरे देशों से आकर यहाँ रहना। बढ़ती हुई जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है, तो आइए समझें। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है तथा आर्थिक विकास जैसे कि कृषि, उद्योग आदि की दर ऊंची नहीं होती है, तब देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, जिससे रहन सहन का स्तर गिरता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष अर्थात जीवन की गुणवत्ता घटती है। अब सोचिए यदि आपके परिवार की मासिक आय न बढ़े किंतु परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा। मान लीजिए किसी परिवार की मासिक आय ना बढ़े लेकिन उसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं अधिक जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होना, यानी कि इससे जो है क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होगा। अधिक जनसंख्या होने से आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा। उसके बाद संसाधनों का अधिक दोहन होगा। अब यहाँ पर उच्च जीवन प्रत्याशा, न्यूनतम जन्म दर होगी, न्यूनतम आश्रितों की संख्या होगी, ऊंचा जीवन स्तर होगा, व्यक्ति की आयु अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन हेतु सुविधा एवं प्रोत्साहन देना, जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं को समाचार पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन पर विज्ञापन, प्रचार व प्रसार कराना, जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए नीतियां बनाना एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए अनेक उपाय करना, जैसे कि शिक्षा का विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, पौष्टिक आहार का वितरण, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाना। एक झलक, तो यहाँ पर समझेंगे
1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्रमिक कमी हुई है। जनसंख्या में कमी की यह प्रवृत्ति जनसंख्या को कम करने के सरकारी प्रयत्नों एवं लोगों के छोटे परिवार के प्रति बढ़ती सोच के कारण हुई है। तो ये था आपका लेसन 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.